बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहला सवाल जो मैं आप सबसे करती हूँ कि कैसे आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी वजह से आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। और आप पर फ़र्ज़ है कि अगर आप खुश हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, और जब आसपास के लोग खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। तो वो कहते हैं ना, जो आप किसी को देते हो आपको रिटर्न में वही मिलता है। अगर गम दोगे तो गम मिलेगा, खुशी दोगे तो खुशी मिलेगा। आज मैं बात करूँगी बॉडी शेमिंग के बारे में। मैं छोटी बात करना चाह रही थी कि इस पर मुख्तसर सी बात होनी चाहिए कि हम आसानी से किसी को मोटा कह देते हैं, किसी को पतला कह देते हैं, और हमें लगता है कि हम कॉमेडी में कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बड़े ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अक्सर कह देते हैं मोटे वाले अंकल, पतले वाले अंकल। तो माँ बाप का एक किरदार वहाँ पर आना चाहिए। माँ बाप को समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि वो मोटे वाले अंकल नहीं हैं, पतले वाले अंकल नहीं हैं, उनका एक नाम है। लेकिन हमारे यहाँ ये इतनी कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं कि हम बॉडी शेम बहुत करते हैं कि वो फ़लाँ तो बहुत मोटा हो गया। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको ना राह चलते कोई मिल जाता है और आपको वो ज़रूर बता के जाता है कि तुम बहुत मोटे हो गए हो। जो मोटा हुआ है उसको पता चल गया है कि वो मोटा हो चुका है, मे बी वो उस पर काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, डाइट कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो। लेकिन चूंकि हमारी आदत है, हम जजमेंटल हैं, हम उसे बता के जाएंगे कि तुम 2 महीने पहले मोटे नहीं थे, अब तुम मोटे हो चुके हो। या अगर वो बहुत पतला हो गया है तो आप उसके रोकेंगे, उससे बात करेंगे कि तुम तो बहुत पतले हो गए हो, कैसे हुआ, बीमार थे, मे भी बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर वो मोटा या पतला होता है तो उसे पता चल जाता है कि वो मोटा और पतला हो चुका है। आपकी राय देना ज़रूरी नहीं होती। हो सकता है आपकी राय देने से या आपका उन्हें बताने से वो डिप्रेस हो जाएं, परेशान हो जाएं। एक तहकीक में कल पढ़ रही थी कि अगर आप किसी को मोटा कह देते हैं ना, आप उसको बार बार बता रहे हैं कि तुम तो बड़े मोटे हो गए, डाइट करो डाइट करो, लेकिन वो उससे उल्टा करेगा, वो डाइट नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा खाएगा। या फिर अगर बहुत स्किनी कोई बंदा है और आप उसको कह रहे हैं कि तुम बहुत स्किनी हो, बहुत पतले हो, तो वो डाइट को बढ़ाएगा नहीं, वो डाइट को कम कर देगा। तो ये तहकीक है कि जो आपके आसपास के रवैये हैं ना, वो इंसान को बेहतरी की तरफ लेकर नहीं जाते, मे बी उसको नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि किसी को बार बार पिन पॉइंट ना किया करें कि तुम बहुत मोटे हो या तुम बहुत स्किनी हो। अपने काम से काम रखा करें और अपनी बॉडी पर तवज्जो दिया करें, अपने आप पर तवज्जो दिया करें। क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं ना मोटा पतला, मे बी वो अपने आप पर काम कर रहा हो, आपका कहना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नन ऑफ योर बिजनेस। तो आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में कि ओबेसिटी बेसिकली क्या होती है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं ना, कोई मोटा ताज़ा बच्चा देख करके कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, कितना हेल्दी है। लेकिन मोटापा एक बीमारी भी है और मोटापे की वजह से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। आपको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में बात करेंगे कि अच्छा वाला मोटापा क्या होता है, बुरा वाला मोटापा क्या होता है, और बुरे वाले मोटापे से आप किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो अपनी मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा अली, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वर्दा कैसी हैं? मैं ठीक। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, जैसा कि सबसे पहले तो बॉडी शेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि लोग बड़े जजमेंटल हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं कि तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत पतले हो, या अपना नाक देखो, अपनी आंखें देखो, अपने होंठ देखो। तो सबसे पहले ये इट्स अ वेरी बैड थिंग ना, किसी को पिन पॉइंट करना, बताना। हाँ, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है हमारे जो मोस्टली पेशेंट आते हैं वो ओबेसिटी जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी बॉडी शेमिंग की वजह से कहीं जा नहीं सकते, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते कि लोग हमें क्या कहेंगे, ब्लेम करेंगे कि हम क्या हैं। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं, कोई हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं कुछ लोगों के साथ, या कुछ भी जो भी वजूहात है वो तो बैक एंड पे होती हैं। लेकिन इस वजह से ये बहुत ही बुरी आदत है कि लोगों को पिन पॉइंट करना। उनको ऑलरेडी पता है कि वो ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं, तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाहिर है एक बीमारी है। वो उस पर कॉप अप करना चाहिए, ना कि हमें उसको शेम आउट करना चाहिए कि अब भाई ये आप गलत कर रहे हो, आप बहुत मोटे हो, ताकि उनका कॉन्फिडेंस ना लूज़ हो। उनको इस तरह वो बताएं कि वो अपने पर वर्क करना स्टार्ट हो। ठीक है, मतलब मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको डिप्रेस करना चाहिए। हालांकि आप जैसे आपने कहा, मोटापा वाकई एक बहुत संगीन बीमारी है और कई बीमारियों की जड़ है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आपको पता है ओबेसिटी भी 2 तरह की होती है। मेल में अलग होती है, फीमेल में औरतों में एक खास तरह की होती है, और मर्दों में। तो दोनों में क्या डिफरेंस? अच्छा, मैं बताने लगी कि जो मर्दों में होती है ना, वो एप्पल शेप होती है। ठीक है, उसमें जो ज़्यादा जो हमारा फैट आता है वो हमारे टमी पे, इस साइड पे आता है। ठीक है, ट्रंक एरिया पे। अब ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें हमारा हार्ट, हमारा लीवर, जो हमारे मेन ऑर्गन है ना, वो इधर आते हैं। इस वजह से आप देखिएगा कि मर्दों में ये ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, दिल की बीमारी,
ڈائبٹیز زیادہ جو ریشو ہے نا وہ مردوں میں ملتی ہے. اور جو فیمیلس میں ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں پیئر شیپ. پیئر شیپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگوں پہ اس سائڈ ہپ سائڈ پہ زیادہ وہ ہوتی ہے, اس میں فیٹ جو پورشن ہوتا ہے وہ اس میں ٹرنک ایریا میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ ذرا کم ہوتی ہے, اس وجہ سے فیمیلس میں آپ دیکھیں ہارٹ ڈیزیز ذرا کم ہے ایز کمپیئر ٹو میل. ہاں, تو اس کا یہی ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھنی ہے. سیکنڈ, ہاں ہر کوئی اوبیس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس میں مے بی کوئی سویلنگ ہو, کوئی واٹر ایکومولیشن ہو کہ پانی جمع ہو, یا ایڈیما جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سویل ہو جانا, سوج جانا پاؤں یا پانی کھڑا ہو جانا, یہ مطلب یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا بہترین طریقہ کہ اگر آپ گھر بیٹھے بھی چیک کر سکو کہ آپ کے مطابق جو ہمارا ایک آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے ایک ہائٹ کے مطابق, وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ایک اس کے لیے نا بی ایم آئی کیلکولیٹر ہے, اب تو گوگل پہ بھی فوراً مل جائے گا. آپ بی ایم آئی کیلکولیٹر سرچ کریں تو وہاں پہ بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس, ٹھیک ہے, یہ کیلکولیٹر آپ اسے کریں گے تو وہ کیلکولیٹر آ جائے گا جس میں آپ نے اپنی ایگزیکٹ ہائٹ بتانی ہے اور آپ نے اپنی ویٹ بتانا ہے جو ایگزیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ آپ ایٹ رسک پہ ہو یا نارمل ویٹ ہے یا انڈر ویٹ ہو آپ, تو وہ آپ کو خود ہی وہ بتا دے گا. اور وہ آپ یہ بھی بتا دے گا کہ اگر آپ اوبیسٹی پہ ہو تو کس سٹیج پہ ہو. ٹھیک ہے, ابھی اسٹارٹ ہے یا سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے. 3 تو بہت زیادہ سویئر ہو جاتی ہے. سیکنڈ میں سٹیج 1 کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, کتنا 30 ابو. اچھا نہیں, وہ تو آپ کا ویٹ ایسے نہیں ہم بتا سکتے کیونکہ وہ ہائٹ ہے نا, ہر ایک کا ویری کرے گا. ٹھیک ہے, اگر کسی کی 5.4 ہے, 5.5 ہے, تو اس کا ویٹ جو ہے ویری کرے گا اس کے ہائٹ کے مطابق. تو یہ آپ کو کیلکولیٹر سے ہی آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں 5'9" ہوں, تو میرا آئیڈیل ویٹ کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا below 60 ہونا چاہیے. below 60. اور اگر کوئی 5'5" ہے, 5'4" ہے, ٹھیک ہے, اس میں 55 54 تک ہونا چاہیے یا 50 تک, مطلب 50 سے 55 کی رینج میں ہونا چاہیے ان کا ویٹ. اوکے. اچھا وردہ, جیسا کہ میں بات کری تھی اوبیسٹی کی, تو بہت سے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ موٹے ہوتے ہیں, اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کے بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور بڑے نارمل ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے امی ابو تھے تو ہم ہیں اس لیے. تو یہ جینز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہاں, جینیٹیکلی بہت امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہمارے جو ہارمونس ہیں, جو جینز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں نا ہمارے پیرنٹس سے, تو اس چیز کا امپیکٹ آتا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ اگر پیرنٹس ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ورکنگ, اگر سولوشن, ہر چیز کا سولوشن ہے اگر آپ اس کی ڈائٹ پہ اس کی لائف کو موڈیفائی کرو گے, کیونکہ ان میں بھی اوبیسٹی یہ ہو سکتی ہے نا, وہ اپنے پہ ورکنگ نہیں کر رہے, ان کا بیہیویئر, ان کا لائف اسٹائل ویسا ہے کہ بہت زیادہ جنک فوڈ لے رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس مقدار میں کھانا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے, اور یہی آپ کے جینیٹیکلی ٹرانسفر بھی ہوتا ہے. وراثی جو موٹاپا ہوتا ہے وہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے, از اٹ رائٹ؟ لوگ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, جو بچپن سے ہی موٹے ہوتے ہیں تو جوانی میں جا کے انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب ہمیں پتلا ہونا چاہیے, تو بہت ایفرٹ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتے. نہیں, اچھا اس میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ اوبیسٹی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ 2 دن 3 دن ڈائٹ کرو تو آپ پتلے ہو جاؤ. اچھا نہیں, اس میں آپ کو لائف ٹائم چینجنگ چاہیے, آپ کو بیہیویئر چینج چاہیے, اس میں موڈیفیکیشن چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ 2 ماہ کر رہے ہو, 1 ماہ کر رہے ہو تو آپ چاہ رہے ہو کہ آپ وہ جو نارمل ہو جاؤ. اور پھر پتہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک تو ٹریش ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ان کو لگے گا کہ ان کا ویٹ ذرا کم ہو گیا تو وہ پھر اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں, اور یہ زیادہ خطرناک ہے. پھر جب وہ اپنے بیک ٹو روٹین آتے ہیں تو وہ زیادہ اسٹور کرتے ہیں, زیادہ ان کی باڈی میں فیٹ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیہیویئر چینج ہونا چاہیے, لائف ٹائم موڈیفیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ متوازن غذا کھائیں, بیلنس ڈائٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ہر چیز کو دیکھا جائے کہ آپ کی باڈی کی کتنی نیڈ ہے, کتنی آپ کو کیلوریز ریکوائرڈ ہے, اس کے مطابق آپ کھائیں. ٹھیک ہے, فرسٹ یہ چیز. سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی. آپ بغیر خوراک مطلب صحیح کیے یا صرف ایکسرسائز کے مطابق آپ کرتے رہو تو آپ پتلے نہیں ہو سکتے. آپ کو دونوں چینجنگس کرنی ہے, ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے اور دوسری ڈائٹ کو بھی موڈیفائی کرنا ہے. یہ دونوں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ, آپ اس کے ایک کو بھی فالو کرو گے دوسرے کو نہیں کرو گے تو کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اس کا یہی میں آپ کو ایگزامپل دوں گی, جیسے آپ بٹر اچھا خاصا کھا لو اور ایکسرسائز کر لو تو اس کا تو کوئی آپ پہ افیکٹ نہیں نہ آئے گا. اس لیے آپ نے کیا کہتے دونوں کو ہی بیلنس کرنا ہے, اپنی ڈائٹ کو بھی موڈیفائی کرنا ہے. ایسا کرتے ہیں نا, کھاتے پیتے اچھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم جاگنگ کر لیتے ہیں, ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں, واک کر لیتے ہیں, ہمارا ہضم ہو گیا سب, ہم ٹھیک ہے. ہاں نہیں, اس کا کوئی ہمیں پھر فائدہ نہیں ہوگا ہماری باڈی کو. ہمیں ڈائٹ کو بھی بیلنس کرنا ہے اور ہمیں ایکسرسائز بھی کرنا ہے. اور جیسے آج کل اچھا وردہ, موٹاپے کی وجوہات جان لیتے ہیں, سب میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کسی میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے, کوئی نا ہارمون امبیلنس ہو سکتے ہیں, کوئی بہت کھاتا ہوگا پیتا ہوگا, یا پھر اس طرح کی چیزیں, دودھ دہی خالص چیزیں کوئی کھاتا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے. تو وجوہات بتا دیجئے کہ کتنی ہو سکتی ہیں.
कितनी टाइप्स हो सकती हैं? हाँ हाँ श्योर। सबसे पहले कि अगर आपने जेनेटिक की बात करी है तो वाकई ही ऐसा है कि जेनेटिकली भी एक इम्पैक्ट है कि हमारे पेरेंट्स से हम ट्रांसफ़र हो सकते हैं ऑफ स्प्रिंग में, यानी उनके बच्चों में ये चीज़ जा सकती है। दूसरी हार्मोन इशू भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई इंटरनल इशू चल रहा है या बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जब आप खाओ तो वो आप मोटापा करते हैं, जैसे इंसुलिन है उससे भी मोटापा होता है वो लगाने से, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वेट गेनर होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो मोस्टली जो अब आजकल यूथ में हमें नज़र आ रहा है, जो न्यू जनरेशन है या उसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पहले के लोग प्रेफर करते थे मॉर्निंग वॉक करें, सैर करें, लेकिन अब आप देखें कि हम आजकल ऐसे गैजेट आ गए हैं, वीडियो गेम्स हैं या स्टडी बर्डन इतना हो गया है बच्चों में, वो ज़्यादा बैठकर पढ़ना या वीडियो गेम खेलना, मोबाइल यूज़ करना ये करता है, फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा जो है मुझे फैक्टर नज़र आया है कि जो मोटापे का बहुत ज़्यादा बायस बन रहा है, एक फिजिकल। और दूसरा ये होता है कि हम मोस्टली लोग कहते हैं हम सिर्फ एक दफ़ा खाना खाते हैं या 2 दफ़ा खाते हैं, लेकिन हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वो क्या कहते हैं उसमें इतना खा लेते हैं कि वो पूरे 2 दिन का बेशक वो एक टाइम में खा लें। तो ये है कि अगर ये एक बहुत जो है कह दो कि बैड फैक्टर हमें। अच्छा वरदा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं करते, लंच अच्छा नहीं करते, डिनर वो अच्छा खासा कर लेते हैं और उनको लगता है कि बस हमने तो सिर्फ 2 रोटियां ही खाई हैं। ये बता दें क्योंकि ब्रेकफास्ट आपने अच्छा करना है, डिनर आपने ना होने के बराबर करना है। हाँ, ये चीज़ है कि ये हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है इस चीज़ पे कि जो है नाश्ता बादशाहों की तरह करो, मतलब जो आपने हेल्दी फूड जो भी हैवी चीज़ खानी है वो मॉर्निंग में लो, ठीक है, मैं लंच में उससे कम और डिनर में कम, क्योंकि इसका यही होता है ना कि हमने सोना होता है, हमारी वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है। फिर इस वजह से ये जो है मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि डिनर करके फ़ौरन सो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो जॉब होल्डर्स हैं 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे जो भी उनकी टाइमिंग है लेट वो खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट बाहर आ जाता है और ये कॉमन चीज़ें हैं कि वेट गेन होता है। इसलिए ये बेस्ट होता है कि मॉर्निंग में आप जो है अच्छा खाएं, फिर दोपहर को उससे का और रात को उससे, क्योंकि या तो फिर आप फिजिकल एक्टिविटी करें रात को, जब आप खाना खा लिया 1 घंटे 2 घंटे बाद जो है वॉक कर रहे हैं आप, ठीक है, सैर करो या कोई वर्जिश वगैरह करो फिर सो, क्योंकि वो अगर आप खा के फ़ौरन सो जाओगे तो वो एक तो डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे आपका स्टमक इशू भी बहुत आता है इस तरह। बिल्कुल, ये रीज़न है। वरदा, डाइट की बात कर लेते हैं कि अगर कोई इंसान मोटापे का शिकार है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करे या किन चीज़ों को अवॉइड करे, ना खाए? सबसे ज़्यादा जो है ना, एक मिनट, अगर मैं हम फैक्टर्स इसमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो हमें क्या लग रहा है किस वजह से उसकी ये मोटापा आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें उसकी लाइफ देखनी पड़ेगी कि उसकी लाइफस्टाइल है क्या। अब कुछ लोग जैसे बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही स्लो हो जाता है, ठीक है, कि वो जो मतलब उसकी डाइजेशन नहीं होती स्लो, और ये बहुत इम्पैक्ट है। जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम में आपका सही वर्क नहीं करेगा तो मोटापा एक तो कॉमन है ना। इसके लिए आप बहुत से ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है, वो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बेहतर कर रहा है। उसके साथ जिंजर जो अदरक है उसका कावा या पानी में डाल के वो ले लें, या उसका पेस्ट जो एक दिन में ग्रीन टी के कितने कप पिए? कुछ लोग बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। 3 से 4 ले लें। 3 से 4 ले लें। तो वो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और जो है जिंजर यूज़ करें। इसके साथ वॉक लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम रहे अच्छा तो आप वॉक करें। और सेकंड चीज़, आपने एकदम से सब कुछ नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। मतलब हर 2 घंटे बाद कुछ लेने, दूध लेने, सेब फल ले लें कोई भी, मतलब 2-2 घंटे बाद, मतलब एक जो है एक पोर्शन में सब कुछ ज़्यादा नहीं लेना, पोर्शन साइज कम करें और टाइमिंग ज़्यादा कर दे, फ्रीक्वेंट ले लेना, हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ ले लें। इससे भी ये आपका जो सिस्टम है वो बेटर रहता है। एकदम जब हम खाते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही स्लो हो जाता है, हमारे स्टमक में ही फूड रहता है कि, और ये इस वजह से जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हमारे हार्मोन्स जो है, हमारे केमिकल्स जो एंजाइम उस पर सही वर्क नहीं करेंगे तो वो एक मोटापे का बायस बनेगा। और सेकंड जो है मुतवाज़न ग़िज़ा। अगर हम ये कहते हैं ना कि आजकल कीटो डाइट बहुत यूज़ हो रही है फॉर दिस कि वेट कम करना है, कीटो डाइट, हाँ, तो वो भी हमारे लिए मेरे ख्याल से तो इतना नहीं, वो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल भी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कीटो डाइट की बात करें, क्योंकि आजकल आपको नज़र आता होगा कि हर दूसरा तीसरा बंदा कीटो डाइट कर रहा है। नाज़रीन को बता दीजिए कि कीटो डाइट मुफीद है, लेकिन कितने अरसे के लिए और आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं कीटो डाइट से? श्योर। इसमें ना बेसिकली कीटो डाइट में होता क्या है कि हम उसमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को ना, जैसे एक कार को पेट्रोल चाहिए रनिंग करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, इस तरह हमारी बॉडी को ना 3 चीज़ें जो मस्ट चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट,
फैट और प्रोटीन, ठीक है, ये हमारी बॉडी का सोर्स है, एनर्जी सोर्स है। और हमारी बॉडी में जो फर्स्ट सोर्स है जो हमें अगर एनर्जी की ज़रूरत है, जो हमें फ़ौरन एनर्जी देती है, वो कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद फैट आता है, उसके बाद प्रोटीन आती है, ठीक है। अब क्या होता है, हम कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट को तो स्किप कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ग़िज़ाइयत है वो हमारी फैट और प्रोटीन पे होती है, ठीक है। हालांकि हमारा मेन सोर्स क्या था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं, बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली हम ये उन पेशेंट को देते हैं जिनको जो ब्रेन का इशू होता है ना, सीजर, एपिलेप्सी, उनके लिए ये बेसिकली स्पेशल डाइट थी जो अब हम कीटो जो है वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये होगा कि आप जब प्रोटीन और फैट दे रहे हो, अब जब हम ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन खाते हैं ना, हमें किडनी इशू होने लग जाता है, किडनी में स्टोन्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, एक ये। और उसके सेकंड जो रीज़न है वो फटीग रहते हो, आप हर टाइम थके रहते हो, क्योंकि जो हमें फ़ौरन एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट ने देनी थी ना, अब वो तो मिल नहीं रही, कर दी हमने। वो तो क्या इश्यूज आपको, जैसे आपने किडनी की बात की, आपको किडनी के अलावा दीगर क्या इश्यूज हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में एहसास होगा कि हमने कीटो डाइट 2 साल पहले या 2 महीने पहले की थी, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। तो इसमें जो मेजर इशू आ रहे हैं ना वो यही है, क्योंकि हमारे प्रोटीन और फैट, और अगर अच्छा फैट पे अगर आप अनसैचुरेटेड, और फैट की भी ना 2 टाइप होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होती है जो हम प्लांट से लेते हैं, ठीक है, जैसे ऑयल, जो सनफ्लावर ऑयल और एवोकेडो और इस तरह की चीज़ें जो प्लांट बेस्ड होती है, सीड से लेते हैं। और एक होती है सैचुरेटेड जो हम लेते हैं एनिमल से, ठीक है। अगर आपने कीटो डाइट में ज़्यादा प्रेफरेंस वो रखी है जो एनिमल बेस्ड थी, उससे आपको हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। अब ये मेजर फैक्टर, किडनी हमारा एक मेन ऑर्गन है, उसके बाद हमारा जो है हार्ट एक मेजर ऑर्गन है, उसके बाद थर्ड लीवर। जब आप ज़्यादा फैट खाते हो तो वो हमारे लीवर में स्टोर होने लग जाता है, तो फैटी लीवर एक वो होता है कि हमारे जो वो जमना शुरू हो जाता है हमारे लीवर के ऊपर, उसकी लेयर आ जाती है फैट की। तो ये अगर वो नहीं होगा तो हमारा ब्लड नहीं बनेगा, इंटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी फर्दर, यानी उसके काम ही रुक जाएंगे। तो कीटो डाइट लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं प्रेफर करते। और वैसे भी अगर वेट का इतना इशू नहीं होता, अगर आप बैलेंस डाइट लेने लग जाए तो आपका वेट खुद ब खुद कम होने लग जाता है। एक फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में ये होता है आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। हमारी आवाम ना शॉर्टकट ढूंढती है कि जल्दी जल्दी से हम ऐसी कोई डाइट करें और जल्दी जल्दी से पतले हो जाएं। लेकिन जैसे कीटो डाइट की बात की कि आप जल्दी जल्दी से पतले तो हो जाते हो, लेकिन आने वाले वक्तों में आपको किडनी इशू हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। लेकिन वर्दा थोड़ी बात कर रहे थे जंक फूड की। अब जंक फूड काफ़ी लोगों के लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। जी बिल्कुल। अब मैं अभी आपसे यही बात करी थी, उसमें अब जंक फूड को हम क्यों कहते हैं कि बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। एक तो ये कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो रिफाइंड होती है, यानी इसमें मैदा वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। एक ये जिसकी वजह से आपका स्टमक इशू होता है। सेकंड जो इसमें ऑयल यूज़ होता है वो सैचुरेटेड, एक तो डिफरेंट कंपनीज़ का जो है एक वो, इसमें ट्रांस फैट होता है, ठीक है। ये सैचुरेटेड की एक टाइप है या ट्रांस फैट, ये दोनों हमारे लिए ख़तरनाक है, ठीक है। एक तो ये बहुत ज़्यादा, इसमें एक टाइम में आपको 500 to 700 कैलोरीज एकदम से मिल जाती है, जो हम अगर एक नॉर्मल जो हेल्दी है जो एक जिसका उसके लिए हम 2000 कैलोरीज, जो एक नॉर्मल है जो मोटापा जिसमें नहीं है, उसको हम 200 कैलोरीज तक 2000 कैलोरीज तक देते हैं, ठीक है। अगर कोई ओबीज है तो हम उसे प्रेफर करते हैं 1200 से 1500 तक की कैलोरीज में दें उसे खाना, ठीक है। अगर वो देखें एकदम से एक जंक फूड से ही उसे 700-800 कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक है, तो वो मतलब उसने एक ही पोर्शन में, मतलब इसमें ही इतना ज़्यादा एनर्जी डेंस फूड खा लिया है, तो जाहिर है तो फिर मोटापा तो होगा ना। बिल्कुल। और दूसरा उससे दिल की बीमारियां, इस तरह की बहुत सी बीमारियां, उसका शुगर लेवल, जब आप रिफाइंड लेते हो उसमें ये होता है कि आपको भूख, रिफाइंड से ये होगा कि आपका मैदा वगैरह ये तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, इससे एक तो भूख भी मतलब इतनी फ़ौरन लगती रहेगी, और सेकंड फैट से आपका कंट्रोल तो होता है, लेकिन ये फ़ौरन आपके ब्लड में जाके आपको शुगर दे देता है, मतलब आपका कह दो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ग्लूकोज जो रिफाइन है वो आपको जब ब्लड में जाएगी तो आपको फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते। इसके बाद साइड इफेक्ट ये कि शुगर की बात कर लेते हैं, शुगर और नमक की बात कर लेते हैं, वो आपकी सेहत के लिए या आपको मोटापे को बढ़ाने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं? जो शुगर है ना वो तो बहुत ज़्यादा करती है। तो आजकल जो अगर हम ना प्रेफर ये करते हैं जो ओबीस या नॉर्मली ना, हम ये कहते हैं कि रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल ही ना यूज़ करके, तो उसमें सारे तो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने निकाल ली होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग।
تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نیچرل یوز کر دیں شوگر کین, جیسے شکر یوز کر لیں, گڑ یوز کر لیں. اگر اس سے بھی ہے کہ آپ اسٹیویا یوز کر لیں, یہ بیسکلی ایک پلانٹ ہے, اوکے, ٹھیک ہے, پلانٹ بیسڈ یہ شوگر ہوتی ہے. اس میں اس کا پلانٹ کا ٹیسٹ ہی میٹھا ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے, اس سے اتنا کوئی آپ کو سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میٹھا ہو تو آپ شوگر کی بجائے جو ہے یہ اسٹیویا یوز کر لیں. اوکے, کیونکہ جو اگر آپ شوگر لے رہے ہو نا, اس میں ایک اسپون میں اتنی کیلریز آپ کو مل جائیں گی, ٹھیک ہے, تو جو آپ کے لیے ہارمفل ہے. اور اس کے ویسے بھی یہ ریفائن ہوتی ہے, آپ کے اس پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں, اس سے آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو موٹاپے کے ساتھ ساتھ اس سے ویسے بھی شوگر کو ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انٹرنلی ویک کر ہے. جو ایک امیونٹی ہے, ہماری قوت مدافعت ہے, جو ہماری جام کی امیونٹی ہے اس کو کم کر رہا ہے. اس کو کم. بہت اچھی آپ نے باتیں کی کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں اور آپ فزیکل ایکٹیویٹیز اپنی زیادہ کر لیں تو آپ ان تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. وردہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی اور ناظرین کو سمجھایا کہ موٹاپا بیماری ہے, اپنے آپ پر کام کریں اور اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں اور ہو سکے تو جو باہر کے کھانے اوائڈ کریں. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نئے گیسٹ ہوں گے, نیا ٹاپک ہوگا. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتی ہوں. ناظرین, کسی بھی بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. جو بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے, جو بچہ اپنے باپ سے سیکھتا ہے, ماں سے سیکھتا ہے, وہ بچہ ویسا ہی بنتا ہے, وہ باہر جا کر ویسا ہی بیہیو کرتا ہے. جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ باڈی شیمنگ کے حوالے سے کہ اکثر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امی وہ موٹے والے انکل, وہ پتلے والے انکل, وہ چھوٹے انکل, وہ کالے انکل, وہ چٹے انکل. تو اس طرح کی باتیں جب بچے گھروں میں کرتے ہیں تو یہ ماں باپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ کسی کو موٹا, چھوٹا, کالا نہیں کہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا دیے ہیں, اچھے کھلونے لے دیے ہیں, یا بچوں کو ہم باہر گھمانے لے جاتے ہیں, اچھا کھانا کھلاتے ہیں, تو بس ہماری ذمہ داری یہی ہے. آپ کی ذمہ داری اس بچے کو ایک ایسا شہری بنانے کی ہے کہ جب وہ باہر نکلے اس کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. وہ بچہ جب باہر نکلے تو آپ کی تعریف ہو کہ یہ کتنا اچھا بچہ ہے, کتنی اچھی پرورش کی ہے اس بچے کی. تو آج ہم اسی پر ہی بات کریں گے کہ جو مثبت پرورش ہے وہ ہوتی کیا ہے, وہ کس طرح سے کرنی چاہیے, ماں باپ کا کتنا کردار ہے. تو اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروائے چلتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم آنسا شہزادی جو کہ ماہر تعلیم ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما جو کہ ماہر نفسیات ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جیسا کہ ٹاپک کا تو آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے. آپ نے بھی اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کہ جب کوئی 2 یا 3 سال کا بچہ اپنی توتلی سی زبان میں گالی دیتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں, ہائے پھر سے بولنا, کیا بولا آپ نے. بچے کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. یا اگر کوئی مہمان آئے اور بچہ مس بیہیو کرے تو ماں باپ اگنور کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ مثبت پرورش ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھ کروں گی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ منفی پرورش بھی ہوتی ہے. ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے باعث فخر بنے, ان کی اولاد کی وجہ سے ان کی تعریف ہو, ان کی اولاد کی وجہ سے ان کو جانا جائے. تو یہ تمام تر فیکٹرز ماں باپ کے ذہن میں بچپن میں ہی بچے کے ذہن میں وہ ڈالتے ہیں اور خود بھی وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو والدین کی طرف سے بچے میں منتقل ہوتی ہیں. بالکل. وہ کون سی عادات ہے؟ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ کچھ چیزوں پہ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سی بری عادات بچے میں جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ والدین کی اپریسیشن سے ہوتی ہیں, جو کہ بعد میں ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھی اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ. بالکل. اب پازیٹیو پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھا, ریسرچ کی جائے تو وہاں پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, نوٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یہاں پر پاکستان میں اگر بات کی جائے تو وہ جس کو ہر چیز اللہ کے حوالے, بس بچے پیدا ہو گئے تو جو بھی ہو سکتا ہے بس ہم لوگوں نے تو کر دیا, جس طرح سے ان کو اچھی اسکولنگ دے دی, ان کو اچھا کھانا, اچھا ہر چیز جو بھی وہ چاہتے ہیں, ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کے مطابق ان بچوں کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اب اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. جبکہ اگر ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری اگر جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ایک پورا انہوں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے ٹائم میں کام کرنا ہے, اتنے ٹائم میں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹ ڈور جانا ہے. ہم لوگوں نے اپنے بچے کو پورا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جس میں ان کو چھوٹے چھوٹے بزنس کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں, ان کو آئی ٹی کا سکھایا جاتا ہے, لائف سکلز سکھائی جاتی ہیں. اور ہم لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں, لو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان لوگوں نے کاموں پہ لگایا ہوا ہے. جبکہ یہاں پر 25 سال کا بھی ہو تو ہائی بیچارہ کمائے گا,
यहाँ पर ये अभी उम्र ही क्या है इसकी? हाँ, अभी उम्र ही क्या है। उसके बाद जब वो 30 का होता है तो उसको फिर वो गाली गलौज करना शुरू कर देते, तो तुमने अभी तक कुछ कमाया नहीं। तो अभी हमें बचपन से ही उन बच्चों पे ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम लोग शादी की तैयारी करते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं, हम लोग हॉल बुक करवाते हैं, हम लोग जो है पूरा एंट्री के सॉन्ग्स तक हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये सॉन्ग्स होने चाहिए। जब हम लोगों के जब वही जो कपल है जिसकी शादी पे हम लोगों ने इतनी तैयारी की, तो हमें उसको पहले थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए कि जब आप वालिदैन बनेंगे तो आपने वो जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, जो काम हमसे नहीं हो पाए, वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बुक्स भी हैं। इसके बाद आप इसको रिसर्च भी कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से ऐसे लवाजमात हैं जिनको आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी में ऐड करना है। इसमें से सबसे पहली चीज़ है अपने बच्चे की किरदार साजी पे काम करें, उनकी करैक्टर बिल्डिंग करें। करैक्टर बिल्डिंग में आप पॉइंट आउट कर लें कि कौन कौन सी ऐसी जो हैं आदात हैं या कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो आपके घर में अभी तक जो है उसकी थोड़ी कमी रह गई। अपने बच्चे की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें। और उसके बाद आप जब आपका बच्चा पैदा हुआ है तो आपने उस वक़्त ही ये चीज़ें डिसाइड करनी हैं कि आपने अपने बच्चे के सामने किस तरह का एक्ट करना है। एक ख़ानदानी निज़ाम को आपने किस तरह से मजबूत करना है। उसमें किरदार जो है वो बहुत जो है वो अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अच्छी डिग्री देना, अच्छा खाना खिलाना, अच्छा लिबास देना जो है वो एक टाइम तक होगा। लॉन्ग टर्म जो चीज़ें उसके साथ चलेंगी वो इसका किरदार होगा, उसकी पर्सनालिटी कितनी बेहतर है। उसके ऊपर आपकी तरफ आऊँगी, जैसा कि मैंने बात की कि बचपन में जब बच्चा बदतमीज़ी करता है, 2-3 साल या 4 साल का बच्चा होता है, बदतमीज़ी करता है या अपनी तोतली ज़बान में गाली देता है, तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है माँ बाप की तरफ से। अब इसको जरा आप नफ्सियाती तौर पर अगर हम देखें, उस बच्चे को पता चल रहा है कि मैं ये हरकत कर रहा हूँ तो सब तो मेरे लिए तालियां बजा रही हैं, तो वो उसको मज़ीद करेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से रोका जा सकता है, उस बच्चे को समझाया जा सकता है कि बेटा ये गलत है? अगर देखा जाए तो लर्निंग की ना 2 तरह की लर्निंग होती है बच्चों की। एक क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। इन दोनों लर्निंग के मॉडल्स में मेन रोल है जो पेरेंट्स है वो किस तरह एक्ट कर रहे हैं। ये जो बच्चे को आप अप्रिशिएट करते हैं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। किसी चीज़ पे उसको अप्रिशिएट किया जाता है तो उसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। तो जिस चीज़ पे भी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे वो चीज़ उसमें ज़्यादा बढ़ेगी, और जिस चीज़ पे आप उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे वो चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी। सो जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है, हम अपने पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि जो चाहते हैं कि आपके बच्चे में वो बिहेवियर आए, चाहे वो नहीं कर रहा, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दोज थिंग्स कि आप बहुत कहना मानते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ। तो वो बच्चा चाहे वो आपकी 10 बातों में से एक बात मानता है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बच्चा बहुत कहना मानता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो जब बड़ों की बात सुनता है, ये अपना काम टाइम पे करता है। जब आप ये चीज़ वर्बलाइज करते रहते हैं तो बच्चा उसको पिक करता है, और बच्चा वो जो एक बात मान रहा था 10 में से वो आपकी 8 बातें मानना शुरू कर देता है। और इसी के अगर ऑपोजिट बात करें कि एक बच्चा आपकी 10 बातों में से 8 बातें नहीं मान रहा, 2 मान रहा है, तो आप उसको ये सबके सामने ये कहना शुरू करते हैं ये बहुत गंदा बच्चा है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो जो 2 मान रहा है ना वो भी छोड़ देगा। अच्छा। क्योंकि उससे लग रहा है कि उसके पेरेंट्स जो उसके बारे में कह रहे हैं वो वैसा ही है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है बच्चों का वही बात उसके सामने वर्बलाइज करें। दूसरी चीज़ के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे अगर बात की जाए तो कुछ तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की। जैसे बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं, उसको फूड देना, उसकी खुराक का इंतज़ाम करना, उसके कपड़ों का इंतज़ाम करना, उसके रहने की जगह का इंतज़ाम करना, ये बेसिक नीड्स हैं जो हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरी की जाए। फिर उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना किसी भी किस्म के अब्यूज़ से, ना आप खुद उसको आप फिज़िकली या इमोशनली अब्यूज़ करें, और उसको बाकी अब्यूज़ से बचाना भी। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, जो कि बच्चों की नफ्सियात पे परमानेंट असरात छोड़ता है। बचपन में जो इस तरह के बच्चे अब्यूज़ होते हैं, इवन फिजिकल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इमोशनल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उसे हर किस्म के अब्यूज़ से बचाना। फिर उसकी सेल्फ एस्टीम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं पेरेंट्स की कि उसको एज एन इंडिविजुअल तस्वर किया जाए। उसे बाकी वो बच्चा तो ऐसे करता है, तुम वैसे क्यों नहीं बन जाते, अच्छा उसका खानदान में तुम्हारा कज़न ऐसे करता है, तो उसको एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट किया जाए, उसकी एक्सेप्टेंस दी जाए कि तुम एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, तुम्हारी कुछ खूबियां हैं। रवैया होता है डॉक्टर साहिबा के तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए,
तुम सेकंड क्यों आए हो, तुम्हें इतना पढ़ाया, अपने ग्रेड्स देखो, अपने नंबर्स देखो। 10-12 साल का बच्चा जब वो तमाम चीज़ें सुन रहा होता है तो उसके यहाँ क्या चल रहा होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट कर देते हैं आप छोटे छोटे बच्चों में। अच्छा, यहाँ पे ना पेरेंट्स की इमोशनल रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक माँ या बाप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता तो वो बच्चे को नहीं सिखा सकता कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट अच्छे तरीके से कर सके। अगर आप बच्चा चीख रहा है और आप उसको चीख के ही कह रहे हैं कि तुम चीखना बंद करो, तो आप क्या सिखा रहे हैं कि बात मनवाने का तरीका है चीख के बात करो। चीख के बात करो। वो उस टाइम तो शायद चुप कर जाए, लेकिन जब उसने इसी एनवायरनमेंट में परवरिश पाई है तो वो यही सीखेगा कि बात मनवाने का तरीका चीखना ही है, बात मनवाने का तरीका गाली देना ही अक्सर है। ऐसा होता है कि जो अब्बू होते हैं वो घर पर ही होते हैं और बच्चे को जा कहते हैं कि जो बाहर अंकल आए हैं उन्हें बोलो मैं घर पर नहीं हूँ। आपने उस बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। अब जब आपको कोई और आके बताता है कि आपका बच्चा तो बहुत झूठ बोलता है तो आप कहते हैं इसने कहाँ से सीख लिया, हम तो झूठ नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि आपके बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग जो बुक से बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा जिसको हम लोग बड़ा डांट डपट करके उसको कॉन्शियसली उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उसको बहुत कम मिकदार में सीखता है, वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। बिल्कुल, जो आप उसके सामने कर रहे हैं, आप देखें 0 से 3 साल का बच्चा जो है वो उसको कितने नाम याद हो जाते हैं, उसको आपका जो आप ज़ुबान बोल रहे हैं, आपके घर में इंग्लिश बोली जा रही है, उर्दू बोली जाती है, वो बच्चा वही पिक कर रहा है, पूरा आपको अब फॉलो कर रहा है आपकी इंस्ट्रक्शंस को। तो वो तमाम चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं। अगर मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर आप जिस तरह से अपनी शादी की तैयारी करते हैं, इसी तरह जब आपने वालिदैन बनना है तो अपने बच्चे के लिए भी कुछ तैयारी करें, अपने बिहेवियर्स चेंज करें। अगर आपके मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके बच्चे के सामने वो लड़ाई झगड़े ना हो। अगर आप बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो आप उसको भी मध्यम कर दें, क्योंकि ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता होता। इसी तरह से अगर आप जो है वो खाना जहाँ जी चाहता है बैठ के खाना शुरू कर देते थे, जब आपके घर में एक बच्चा पैदा हो गया तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि घर का एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा जो है वो अच्छी ड्रेसिंग करे तो आपके पेरेंट्स को भी तो उसकी अच्छी ड्रेसिंग करने की सेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, माँ कहती है मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे हैं, मैं घर के सारे काम करती रहती हूँ, मुझे कंघी करने का टाइम नहीं मिलता। आप देखेंगे उनके बच्चों के अंदर वो आदतें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और ऐसा भी होता है अक्सर माएं जो हर वक्त कहती है ना मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनके बच्चे या बच्चियां भी अक्सर यही कहते रहते हैं। हाँ। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, कैसे हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे अपनी माओ से और अपने बाप से पिक करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और उन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे वालिदैन हमारे लिए आइडियल होते हैं। बिल्कुल, और पहला हीरो जो है एक बच्चे का, उसका बाप होता है और उसकी पहली जो मोहब्बत होती है उसकी माँ होती है। तो जब वो उन दोनों चीज़ों को देखता है कि वो तो झूठ भी बोल रहे हैं, वो तो कभी लड़ते भी हैं, वो तो ऊंची आवाज़ में टीवी लगा के आपस में जो है हम लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होते हैं, वो जी कभी कभी अम्मी अनप्रेस्ड कपड़े भी पहन लेती हैं, कभी जो है हम लोगों ने कहीं जाना होता है तो अम्मी जो है वो कोई मेहमान आ जाए तो अम्मी कहती हैं अम्मी झूठी तारीफें भी करती हैं। हाँ, हमारे सामने कुछ और करती हैं। और जब मेहमान आते हैं तो अम्मी उनके सामने बहुत अच्छा बिहेव करती हैं, लेकिन बाद में कहती हैं कि ये क्यों हमारे घर में आ गए। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चे नोट कर रहे होते हैं और यही एक रीज़न होता है जब बच्चा शऊर में आता है, वो सीखता है, समझता है, बाहर की दुनिया में जाता है तो उसको फील होता है कि मेरे पेरेंट्स तो ये चीज़ें गलत कर रहे थे। अच्छा, मैं डॉक्टर उमा आपकी तरफ आऊँगी, जैसा कि आप माहिर नफ्सियात हैं और आप नफ्सियात को समझती हैं। एक माँ है, उसका 4-5 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है, वो अपने बच्चे को किस तरह से ऑब्जर्व करे। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वो जो माँ है उस पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो वक्त बच्चे का गुजरता है वो माँ के साथ ही गुजरता है। वो अपने बच्चे को किस तरह से ऑब्जर्व करती रहे, उसके बिहेवियर को, और वो कहते हैं रेड सिग्नल क्या होगा कि बच्चे ने ये हरकत की तो हो सकता है स्कूल में कुछ ऐसा हुआ हो या बाहर कुछ ऐसा हुआ हो। अच्छा, एक तो ये कि बच्चे की थोड़ी बहुत पर्सनालिटी आपको पहले से भी पता होती है कि बच्चा किस तरह का है। जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, जब कुछ उसकी पर्सनालिटी में सिग्निफिकेंट चेंज आना शुरू हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर दे, गुस्सा करना शुरू कर दे, इरिटेबिलिटी मेन साइन होता है कि बच्चे का बिहेवियर में अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, एजिटेशन आ गया, तो आपको थोड़ा कंसर्न हो जाना चाहिए कि किस वजह से इतना गुस्सा आ रहा है। और फिर अगर कुछ ऐसे बिहेवियर्स वो करना शुरू कर दे जो कि पहले उसका पार्ट नहीं थे, जैसे
जैसे अगर देखा जाए गुस्सा करना, इसके अलावा कुछ सेक्सुअल बिहेवियर्स अडॉप्ट कर ले तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो इसकी पर्सनालिटी में पहले नहीं थी, वो अब आना शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ रेड सिग्नल्स होते हैं। इसके अलावा आपने 3 साल का बच्चा भी ना आपसे अच्छा खासा कम्युनिकेट कर सकता है। बच्चे से कम्युनिकेट करना है उसके लेवल पे जाके, आपने बच्चे से बातचीत करनी है, अच्छा बताओ स्कूल में क्या हुआ। आपने रोज़ की रूटीन, आप ज़रूरी नहीं है दिन के 24 घंटे आप बच्चे के साथ ही रहे, दिन का आप 1 घंटा भी 24 घंटों में दे दें, एक प्रोडक्टिव 1 आवर इज़ मोर देन इनफ। उसके साथ बातचीत करनी है। और बातचीत किस तरह, क्योंकि आप छोटे बच्चे से बहुत ज़्यादा बड़ों की तरह बातचीत नहीं कर सकते, आपने उससे चीज़ें अब निकलवानी है। आप उसके लेवल पे आके, अच्छा आपका वो दोस्त क्या कर रहा था, अपने से रिलेट कुछ स्टोरीज़ बना लें कि मैं जब आप जितनी थी मैं ये करती थी, आपके दोस्त ने आपको ऐसे कहा, मतलब ताकि बच्चा रिलेट कर सके, बच्चा ओपन अप हो सके। अच्छा आपके कितने स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड क्या लाया था, वो मतलब आपने ओपन अप करना है उसको। अच्छा मेरा ख्याल है वो फ्रेंड ये लाया था, तो वो आपको निगेट करेगा, नहीं नहीं वो तो ये चीज़ लाया था। और टीचर्स के बारे में पूछ लें, टीचर ने क्या कहा था, मुझे तो पता चला टीचर ने ये कहा था, वो आपको करेक्ट करेगा। कभी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि उसका मतलब आप, क्योंकि वो टीचर्स भी उसके लिए रोल मॉडल है, टीचर को भी बहुत पिक कर रहा होता है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये बन जाता हूँ, आप मेरी टीचर बन जाओ। अच्छा। क्या पढ़ाया था टीचर ने, क्या किया था, आप मेरे साथ उस तरह ट्रीट करो। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि टीचर किस तरह स्कूल में उसके साथ कर रही है, किस तरह पढ़ा रही हैं, स्कूल में क्या सब कुछ हो रहा है। कम्युनिकेट करना है। 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा आप जितने मर्जी बिजी हो आप निकाल सकते हैं, अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, डिफरेंट मतलब प्ले में ही आप लर्निंग करवा सकते हैं, उसकी डिफरेंट चीज़ें उसको सिखा सकते हैं। इवन आप कुछ काम कर रहे हैं उसको अपने साथ ले आइए, उस टाइम उसके साथ कम्युनिकेट कर लीजिए, बातचीत करनी है, बातचीत में ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। अगर बच्चा ज़िद्दी है, अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, तो उस बच्चे को किस तरह से ठीक करना है, क्या करे माँ? शुरू में आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस वजह से ज़िद कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कहा कि बच्चा समटाइम ना आप उससे बहुत ज़्यादा चीख के बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा या हस्बैंड वाइफ के आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे होते हैं जो बच्चे के सामने हो रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चे का वो लर्न बिहेवियर होता है कि मैंने अपनी बात इस तरह मनवानी है। अच्छा जब वो चीख के बात करता है, उस चीखने पर वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाह रहा होता है, तो वो बिहेवियर स्ट्रेंथनिंग हो जाती है कि टूल बना लेता है वो उसको अपनी डिज़ायर्स को अचीव करने का जो उसे चाहिए होता है, वो उसके लिए टूल आ गया सामने कि मैं यहाँ पे बाजार में नीचे लेट जाऊँगा तो जो मेरी माँ जो मैं कह रहा हूँ वो तो मुझे मिल जाएगा। तो जब आपने उसको दे दिया उसके बिहेवियर पे, इस तरह के नेगेटिव बिहेवियर पे, तो वो आपने उसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि अगर आपने उसका जो बिहेवियर है वो कम करना है, जो आपका अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो कम करना है, तो उस पे उसको मजीद उसकी कोई ख्वाहिश उस पर पूरी ना की जाए। जैसे वो कोई चीज़ मांग रहा है, आप कुछ ऐड कर दें। जी मैं इसमें ऐड करूँगी, हम लोग इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं कि अपने घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, अपने बच्चे के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, फिर उसके ऊपर आपने पूरी अपनी कोशिश करके उसके ऊपर आपने अमल करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन रूल्स बनाते हैं, कहते हैं कि अगले दिन भूल जाते हैं, और जब बच्चा थोड़ी सी जिद करेगा तो हम उसको भूल जाते हैं। जैसे आपने टाइम अगर बच्चे का स्ट्रॉन्ग करना है, टाइम टेबल उसका बनाना है, अगर आपने उसको पंक्चुअल करना है, अगर आपने उसको रेगुलर करना है, तो आप उसके लिए भी टाइम टेबल बनाएं, घर में खाने का टाइम फिक्स करें, डिसिप्लिन कायम करें, उसमें बच्चे को आप छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें कि अगर आपको अलार्म से पहले कौन उठेगा तो उसे इनाम मिलेगा, आप उसको अप्रिशिएट करें। आप जितना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा बच्चे को उसके जिस बिहेवियर पे अप्रिशिएट करेंगे वही उसका डेवलप करेगा, और जिस पे आप ज़्यादा उसको लान तान करेंगे वही उसमें उसके अंदर जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। चलें, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आज हमने बात की कि मस्बत परवरिश क्या हो सकती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप दोनों को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको सिखाएं। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। खुदा हाफिज़।